ओके, तो पहले रिकॉर्डिंग भी भूल गए थे, कोई बात नहीं। ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब जो है देखते हैं कि केप्लर्स थर्ड लॉ जो मैंने बताया कैसे इस पे जो है वैलिड हो रहा है। इसको नोट कर लो तो सिमरन रिकनेक्ट करो और टाइम। तो ये हमारा जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ गया। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। अभी जो मैं केप्लर्स थर्ड लॉ में जो है टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा था, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला आगा, टाइम पीरियड टी, यहां से आपको जो है अगर जो कोई बॉडी आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो टाइम पीरियड की सिंपल सी डिफिनेशन है टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, और इसकी वेलोसिटी क्या है v0। तो ये हो गया टाइम 2 pi r upon v0, and that time is called time period because for one revolution time taken is called time period। अब यहाँ से जो है v0 की वैल्यू आपने जो है अभी फाइंड किया था, v0 किसके इक्वल था अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H को अगर जो R लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है 2 पाई r और वीओ के प्लेस पे रूट GME अपॉन r, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन GME, और ये r ऊपर आकर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी यहाँ से आ गया t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME। ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया आर क्यूब, और सिंपली बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये हमारा कांस्टेंट है। सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, यही केप्लर्स थर्ड लॉ हमने लिखा था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्लीज नोट डाउन। और इसके बाद जो है मैं बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी के बाद
फिर से मैं इसके वेलोसिटी को बताऊंगा। बाइंडिंग एनर्जी ओके। बाइंडिंग एनर्जी में एक्चुअली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। अगर जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन या दैट एटम। अगर जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना चाह रहे हो, यानी उसके ऑर्बिट से बाहर निकालना चाह रहे हो, तो हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जो अमाउंट आप एनर्जी सप्लाई करेंगे दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। वो हमें एटम के केस में पढ़े हैं, यानी केमिस्ट्री में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि अगर जो कोई बॉडी जो है किसी सेकेंड बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ पे जो है सपोज दैट की अर्थ है, और अर्थ के अराउंड जो है एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो इसको जो है हम इस ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाना चाहते हैं। तो जैसे ही बाहर ले जाओगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे टू केसेज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस जो है, ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे लेंगे तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का कुछ डिफरेंट फार्मूला होगा। दूसरा जो है रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए कुछ और होगा। तो केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, when object is at rest on the earth surface, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, और इसको जो है हम इंफिनिटी पे ले जाएंगे, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएंगे। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, मैं पहले बता रखा हूं कि इंफिनिटी तक उसकी फील्ड होती है। हाँ, इतना है कि जितना क्लोज आओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, जितना अवे जाओगे उतना ही वीक होगी। लेकिन जीरो या जंक्शन हम लोग इंफिनिटी पे लेते हैं। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के जितना क्लोज दूसरा मैग्नेट लाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, यानी फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट अवे की तरफ जाओगे तो फोर्स वीक होता जाता है, यानी फील्ड उसकी वीक होती जाती है। वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो बॉडी है, जो भी सैटेलाइट है, इसको हम लोग इसके फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं। तो बाहर भेजने में जो है हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर जो इस केस में देखें कि रेस्ट पे है, तो टोटल एनर्जी ऑन सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी।
वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइड करेंगे। तो टोटल एनर्जी अर्थ सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। याद रखो कि अगर तो ये रेडियस इसकी आ रही है और मास ऑफ अर्थ m है, तो यहां से इंफिनिटी पे भेजने के लिए हमने कुछ इसकी एनर्जी दिया। सपोज दैट वो एनर्जी जो है v, हमने जो भी एनर्जी सप्लाई किया E है। ओके, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैं प्रूफ कर चुका हूं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इंफिनिटी पे वेलोसिटी भी जीरो हो गई, तो काइनेटिक भी वहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इंफिनिटी पे वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल तो जीरो होती है। इस सरफेस पे इसकी जो है हमें एनर्जी क्या होगी, अर्थ के सरफेस पे एनर्जी क्या होती है वो भी प्रूव कर चुका हूं। तो टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस, तो जो एनर्जी हमने सप्लाई किया E प्लस पोटेंशियल, ऑलरेडी यहाँ पे ये रेस्ट में है तो कुछ पोटेंशियल होगा PE और E हमने सप्लाई किया इसलिए वो इंफिनिटी पे गया। तो PE प्लस E ये सरफेस पे हो गया और इंफिनिटी पे क्या हो गया, जीरो, टोटल जीरो हो गया। तो यहां से जो है E प्लस P की वैल्यू बताओ क्या होगा। अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस GME M/RE। M किसका मास है, जो भी यहाँ पे सैटेलाइट हो जिसको सेंड करना है या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास है। ME जो है अर्थ का मास है, RE जो है अर्थ का रेडियस है। तो सरफेस पे जो है ये एनर्जी पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुका हूं और ये फाइनल जीरो हो रहा है। तो यहाँ से अगर जो E को हम BE से लिख दें तो बाइंडिंग एनर्जी सीधे हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी GME M/RE। तो ये जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो इतना ही अगर जो एनर्जी उसको सप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सरफेस को छोड़कर इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फ्री कराना चाहते हो तो उसको कुछ बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा, यानी जितनी एनर्जी से वो बॉन्ड बना कर रखा है उतना ही एनर्जी आप दे दोगे तो क्या होगा, अर्थ पुल से बाहर चला जाएगा। एक बार ध्यान रखो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी एनर्जी यहाँ पे कोई अगर जो बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे तो सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी -GME M/RE। तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे उसकी इनिशियल टोटल एनर्जी ये थी -GME M/RE, सिर्फ पोटेंशियल थी। अब उसको जो है हम चाह रहे हैं कि जो बॉन्ड अर्थ अपने क्लोज उसको बना कर रखा है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस को छोड़ेगा ही नहीं, तो नहीं छोड़ेगा, यानी अर्थ उसको एक बॉन्ड बना कर रखा है। तो जब बॉन्ड बना कर रखा है तो उससे हमें अलग कराने के लिए उसको क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए जितनी इसके पास निगेटिव एनर्जी है उतना ही हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अर्थ का नेट एनर्जी उस पर क्या हो गया, जीरो। तो वो अर्थ के फील्ड से जो है क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। यही एनर्जी जो है हमारा पॉजिटिव में आ गया, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, यहाँ पे ध्यान रखो, सरफेस पे जो लोग को पिछला, हालांकि मैं वीडियो अभी शेयर करूंगा पिछले टॉपिक का, वहां पे मैं प्रूफ किया हूं -GME M/RE, ये P के इक्वल है।
ओके, केस 2, सेकेंड केस की बात करें कि अगर जो ऑलरेडी वो रिवॉल्व कर रहा है कुछ हाइट पे, तो क्या होगा? केस 2, when object is revolving at height h, h पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी इसके लिए सेकेंड की बात कर रहा हूं, तो फिर से मैं डायग्राम एक बार आपको दिखा रहा हूं। ये अर्थ हो गया, अर्थ के राउंड जो है ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, ये आर हो गया, ये एच हो गया, और ये रिवॉल्व कर रहा है बीओ से। तो बीओ की वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी यहां से हो गया हाफ जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपान, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ई प्लस एच, यही फार्मूला है, माइनस जी एम ई एम अपान, यहाँ पे सरफेस पे था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ई था, अब ये जो है एच हाइट पे है तो नेट डिस्टेंस हो गया आर ई प्लस एच। ओके, तो टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ is equal to total energy at infinity. ओके, अब यहाँ पे हमने सपोज दैट जो एनर्जी सप्लाई किया वो बाइंडिंग है ब्रेक करने के लिए, यानी वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको मैं इंफिनिटी पे भेजना चाहता हूँ, अर्थ के फील्ड से बाहर भेजना चाहता हूँ, तो जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उसी को तो बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पे जो सप्लाई किया था वो बाइंडिंग एनर्जी ये आया, यहाँ पे जो सप्लाई करेंगे उसको नया नाम दे दिया, तो यहाँ से जो है बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और इंफिनिटी पे टोटल क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से जो है बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो गया माइनस काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, और काइनेटिक की वैल्यू ये पुट करो हाफ जी एम ई एम अपान आर ई प्लस ए, पोटेंशियल की वैल्यू ये पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, ये बचेगा पॉजिटिव का हाफ जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, सेकेंड केस में। ओके, ये नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे 2 से 3 न्यूमेरिकल जो है ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपली पूछे जाते हैं। अगर जो मैं पढ़ाया उसको 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका जो है 8 से 12 मार्क फिक्स हो गया है। तो इसमें बस एक लास्ट टॉपिक फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसके वेलोसिटी पे जनरली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो फिर इसकी वेलोसिटी बताता हूँ।
escape velocity अगर जो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है और हम लोग ट्राई करना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, यानी इंफिनिटी पे चला जाए। वही कॉन्सेप्ट जो बाइंडिंग एनर्जी की मैंने बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे थे, कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कितनी उसको वेलोसिटी देंगे। ओके, तो अगर जो अर्थ के सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ की रेडियस r हो गया, अर्थ का मास m हो गया और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं चाह रहा हूं कि ऐसा वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करें कि ये दोबारा अर्थ पे वापस ना आए, यानी द ऑब्जेक्ट एस्केप आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है जहां तक अर्थ अपने तरफ खींच लेती है उससे वो बाहर चला जाए, यानी फील्ड से बाहर चला जाए। तो फील्ड से बाहर जाने का मतलब इंफिनिटी पे। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने वेलोसिटी दिया और ये चला गया इंफिनिटी पे, और इसको जो वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया वो ve है। याद रखो ये कहाँ पे वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ के सरफेस पे जब प्रोवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन ऑन अर्थ सरफेस, that should be equal to kinetic plus potential at infinity। तो इंफिनिटी पे जो है काइनेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक, तो हाफ m, और वेलोसिटी इसको b दे रहे हो तो हाफ m v स्क्वायर, सरफेस की बात करो, प्लस पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है माइनस जी एम ई m अपॉन r e, और फाइनल क्या है जीरो, यानी यहां से जो है हाफ m v e स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई m अपॉन r e, m कैंसिल, b की वैल्यू हो गया अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन r e, यानी अंडर रूट 2 जी r e। याद रखो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी आया था अंडर रूट जी आर ई, और इसकी वैल्यू 8.6 किलोमीटर पर सेकेंड आया था, और v की वैल्यू जो है अंडर रूट 2 जी आर ई, अंडर रूट 2 जी आर ई, यानी अंडर रूट 2 vo, और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इसके वेलोसिटी जो है अर्थ के सरफेस के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मिनिमम इतनी वेलोसिटी दोगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट वापस इस अर्थ पे नहीं आएगा। इससे ज्यादा दोगे तो फिर इंफिनिटी पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी से वो क्रॉस करेगा, लेकिन मिनिमम इतना दोगे तो वो जो है इंफिनिटी पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो मीन्स जैसे ही जीरो होगा उसके क्लोज कोई दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेनेट होगा या जो भी हो, वो जो है
इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेगा। अगर जिससे ज्यादा वेलोसिटी देते हो तो फिर हमारे लिए और फायदा हो गया कि वो आसानी से निकलेगा और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी सेकंड प्लेनेट पे और फास्ट जाएगा। ओके, तो ये है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल इस पे हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। और अभी मैं जो है इसका पहले वाला तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं केयर नहीं किया और भूल गया था। ये वाला तो रिकॉर्ड भी है, उसको भी मैं अलग से रिकॉर्डिंग बनाकर डाल दूंगा। और जो है पीछे का रिवाइज कर लो, वो भी वीडियो ग्रुप में पढ़ाई है, जिनको नहीं पढ़ा उनको पर्सनली भेज दूंगा। तो ये हमारा था ग्रेविटेशनल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें जो है मेन स्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और केप्लर सेकेंड लॉ। केप्लर सेकेंड लॉ का जो मैं एरिया प्रूव किया था कि A1 इक्वल टू A2, कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला इसके जो है मेन है। ध्यान रखो, स्केप वेलोसिटी ये किसके लिए आया, अर्थ के लिए आया। अगर जब प्लेनेट चेंज करोगे तो स्केप वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि प्लेनेट चेंज करोगे तो डिफरेंट प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये स्मॉल जी, या मेन फार्मूले पे आ जाओ तो डिफरेंट प्लेनेट के लिए ये मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट आ जाएगा। तो डिफरेंट के लिए मास डिफरेंट, रेडियस डिफरेंट, तो ये भी फार्मूला डिफरेंट, तो ये 11.2 ना आकर कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन अर्थ के लिए यही होगा। और ये एक लार्ज वैल्यू है, स्मॉल नहीं है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर स्पीड दोगे तो निकलेगा। तो इतना स्मॉल ये नहीं है, बहुत एक लार्ज वेलोसिटी है, लार्ज स्पीड है। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कंप्लीट हुआ। कल इस पे न्यूमेरिकल कर उसके बाद जो हमारा SHM स्टार्ट होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद मैं जंप करूंगा सीधे 12th के टॉपिक पे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करने के बाद फिर से मैं रिटर्न आऊंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद वेव वगैरह पढ़ाऊंगा, वेव मोशन। फिर जो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपका डबल बेनिफिट होता है कि मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, आपको केमिस्ट्री में भी काम करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। 10 मिनट के बाद जो है आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। ओके, मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ।